एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि आपको पता है कि जून 2025 में आपका नेट जेआरएफ का एग्जामिनेशन है और अगर आप एक टोटली बिगनर हैं, आपको इस एग्जाम के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं वो सारे पॉइंट्स कवर करने वाली हूँ जो एज अ बिगनर आपको पता होने चाहिए इस एग्जाम के लिए। इस वीडियो के अंदर हम A to Z सारी बातें करेंगे अबाउट दिस एग्जामिनेशन। सो इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर देखना। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाए, बट अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपके जितने भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू दिस एग्जामिनेशन वो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे इसी वीडियो से। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में यह आता है जब हम इस एग्जाम के बारे में सुनते हैं कि ये जेआरएफ क्या है, नेट क्या है एंड एडमिशन टू पीएचडी ओनली, ये क्या चीज़ है। तो देखो, जब हम अपनी मास्टर्स कंप्लीट करते हैं ना, तो हम आगे हमें पढ़ना होता है, तो उसमें हमारी पीएचडी होती है, राइट। अब अगर हमें पीएचडी करनी है और हमें स्कॉलरशिप चाहिए या फिर हर महीने अगर हमें स्टाइपेंड मिलता रहे एक सर्टेन अमाउंट का, तो हम ये एग्जाम देते हैं जिसको हम जेआरएफ कहते हैं, दैट इज जूनियर रिसर्च फेलो। कि इसमें आप अपनी पीएचडी में एडमिशन लेते हो और साथ ही सरकार के द्वारा आपको कुछ अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा। फिर दूसरी कैटेगरी आती है इस एग्जाम की नेट। नेट के अंदर क्या होता है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि एपी की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास नेट का सर्टिफिकेट होना जरूरी होता है। सो ये हो जाता है हमारा नेट का एग्जाम। फिर आता है आपका एडमिशन टू पीएचडी ओनली। इसमें क्या होगा कि आपको जिस भी यूनिवर्सिटी पे आप चाहते हो उसमें आपको एडमिशन तो मिल जाएगा, बट जो एक स्टाइपेंड अमाउंट मिल रहा था जब आप जेआरएफ क्लियर कर रहे थे वो आपको इसके अंदर नहीं मिलता। यानी कि बेसिकली ये एक एंट्रेंस एग्जाम की तरह काम करता है आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी में जहाँ से आप पीएचडी परस्यू करना चाहते हो। सो ये हो गया इन तीनों के बीच का डिफरेंस। अब उसके बाद ये कंफ्यूजन आता है दिमाग में, क्या इन तीनों के लिए अलग अलग एग्जाम होता है या फिर एक ही एग्जाम होता है, तो ये कैसे काम करता है। तो देखो, ये जो एग्जाम होता है ना, नेट के लिए, जेआरएफ के लिए और पीएचडी एडमिशन ओनली के लिए, इन सबका एक ही एग्जाम होता है जो कि कंडक्ट कराया जाता है बाय एनटीए, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सो इसके अंदर क्या होता है, कट ऑफ के बेसिस पे आपकी रैंक्स निकलती हैं और उसके हिसाब से आपका जो डिवीजन है वो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो 300 नंबर का ये एग्जाम होता है, सो सबसे हाई कट ऑफ गई है 200 मार्क्स की, फॉर एग्जाम्पल। तो यानी कि 200 मार्क्स पे आपका जेआरएफ क्लियर होगा। फिर उसके बाद नेट के लिए कट ऑफ गई है 180 मार्क्स की। तो दैट मीन्स कि अगर आपके 180 और 200 के बीच में मार्क्स आए हैं तो आपको नेट यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। और उसके बाद एडमिशन टू पीएचडी ओनली के लिए कट ऑफ गई है 160 मार्क्स। तो यानी कि अगर आपके 160 से लेके 180 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो आप एडमिशन ओनली टू पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। दैट मीन्स कि ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट निकलती है, इसमें कट ऑफ के बेसिस पे मार्क्स बटे होते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और वो कट ऑफ से कितना ऊपर है कितना नीचे है, आपको इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी के अंदर आपका एडमिशन हो जाता है। आई होप अब आपके दिमाग से ये जो डाउट होगा कि ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं और उनका क्या एग्जाम सेम होता है या डिफरेंट होता है, ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा। अब अगर यहाँ तक समझ आया है तो अब हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी, कि भाई मैं ये एग्जाम दे कब सकती हूँ या फिर अभी मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मास्टर्स वाले बच्चों के लिए कि अगर आपने अपना जो मास्टर्स है वो कर लिया है, तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में से हो तो आपको मास्टर्स में मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए, तो आप इस पेपर को दे सकते हो। और अगर आप दूसरी कैटेगरी से हो यानी कि आप ओबीसी से हो या फिर एससी एसटी कैटेगरी से हो, रिजर्व कैटेगरी से हो, तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए इन योर मास्टर्स डिग्री। ठीक है, तो ये तो हो गया कि अगर आपने मास्टर्स कर ली है उसके बाद आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हो। बट अगर आप अपनी मास्टर्स के फाइनल सेमेस्टर में या फाइनल ईयर में हो या फिर अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है मास्टर्स के एग्जाम का, तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हो। और अगर आपका एग्जाम में क्वालिफाई भी हो जाता है तो उसके साथ साथ ये एक कंडीशन लग जाती है कि आपका जो मास्टर्स का रिजल्ट है वो 55 या 50% से ज़्यादा आना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन योर कैटेगरी, कि आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो कि अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो। भले आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, बट अगर आपका मास्टर्स का रिजल्ट अवेटेड है और वो नहीं क्लियर कर पाया आप, तो ये जो है ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, इसको नहीं माना जाएगा, राइट। सो ये हो गया मास्टर्स वाले बच्चों का। अब आते हैं उनका जो बैचलर्स में है। सो बैचलर्स में अगर आप कोई ऐसा कोर्स कर रहे हो जिसमें आपके 4 साल का कोर्स है वो, यानी कि उसके अंदर 8 सेमेस्टर है, तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हो। हाँ, मास्टर्स वाले में बताना भूल गई कि जब आप मास्टर्स के थ्रू अप्लाई करते हो तो जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स करी है ना, उसी सब्जेक्ट को आपको चूज करना होता है। जैसे कि अगर आपने इंग्लिश में मास्टर्स करी है तो आपको इंग्लिश ही अपना सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा इस एग्जामिनेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी ऐसे सब्जेक्ट से अपना मास्टर्स किया है जो कि इनकी लिस्ट में नहीं आता,
फॉर एग्जाम्पल मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, सो मैंने एमपीटी करी है। अब फिजियोथेरेपी एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है। सो उससे जो रिलेटेड सब्जेक्ट है या फिर जो मोस्ट रिलेटेड रेलिवेंट सब्जेक्ट है आपकी स्ट्रीम से, आप उसे चूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन चूज किया था, दो मैंने मास्टर्स उसमें से नहीं करी है, बट वो मेरा माना जाएगा बिकॉज माई सब्जेक्ट इज नॉट मेंशन इन द सब्जेक्ट कोड्स या उनकी लिस्ट के अंदर। सो इससे जो रिलेटेड या मोस्ट रेलिवेंट सब्जेक्ट है उसमें मेरा माना जाएगा, तो आप भी ये देख सकते हो। बट अगर आपका मास्टर्स वाला सब्जेक्ट इस लिस्ट में, इनकी सब्जेक्ट कोड की लिस्ट में मेंशन है, तो आपको वही चूज करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं बैचलर्स वालों के ऊपर, जिन्होंने ऐसा कोर्स किया है जो 4 साल का है, जैसे कि बीटेक हो गया, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर हो गया, एंड ऐसे बहुत सारे कोर्सेज। 3 साल वाले कोर्स यहाँ पे नहीं माने जाएंगे, 4 साल का कोर्स होना चाहिए। तो उसके बाद भी आप अप्लाई कर सकते हो इस एग्जामिनेशन के लिए, बट आप सिर्फ एडमिशन टू पीएचडी या फिर जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो एग्जाम है नेट वाला, उसके लिए एलिजिबल नहीं हो बैचलर्स के बाद। अगर आपको नेट क्वालिफाई करना है तो उसके लिए आपको मास्टर्स करना जरूरी होता है। और इसके अंदर क्या है ना, आप किसी भी डिसिप्लिन के अंदर अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर मान लो बीटेक से मैंने इंजीनियरिंग करी 4 साल की, बट मेरा मन है कि मैं कॉमर्स वाली स्ट्रीम चुनूँ, सो मैं कॉमर्स वाली स्ट्रीम चुन सकती हूँ अगर मैं बैचलर्स के बेसिस पे अपना ये एग्जाम दे रही हूँ, राइट। सो ये बैचलर्स वालों के हाथ में फ्री हैंड होता है, बट अगेन वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं यहाँ पे, उसके लिए मास्टर्स इज कंपलसरी। अब अगर आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ आ गया, तो आपको समझ आ गया होगा कि क्या मैं ये एग्जाम दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। सो अब बात करते हैं इसकी एज लिमिट के ऊपर कि आप कब तक ये एग्जाम दे सकते हो। सो देखो, जो एडमिशन ओनली टू पीएचडी है और जो नेट वाला एग्जाम है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, उसकी जो एज है वो कुछ भी नहीं है, मतलब आप कभी तक भी ये एग्जाम दे सकते हो। बट अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो उसके लिए एक सर्टेन एज लिमिट है, दैट इज 30 ईयर्स। कुछ कुछ केसेस के अंदर अप टू 5 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन दे रखा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, राइट। तो ये चीज आप ध्यान से देख लेना। जेआरएफ के लिए एज लिमिट है, बट जो एपी यानी कि नेट के एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए नेट, और जो एडमिशन ओनली टू पीएचडी है उसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। आप चाहो तो कभी तक भी वो एग्जाम दे सकते हो, बट जेआरएफ की एज लिमिट है। अब ये सारी बातें तो हो गई कि क्या हम एग्जाम दे सकते हैं, नहीं दे सकते, एज लिमिट क्या है। अब आ जाते हैं एग्जाम के पैटर्न और सिलेबस के ऊपर कि ये एग्जाम होता कैसे है और क्या इसका सिलेबस, पैटर्न वगैरह सब रहता है। सो देखो, ये जो एग्जाम होता है इसमें 2 पेपर होते हैं आपके, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो सबके लिए कॉमन होता है, चाहे वो कॉमर्स का बच्चा हो, इंग्लिश का बच्चा हो, लॉ का बच्चा हो, या फिर कोई भी सब्जेक्ट कोड चूज किया हो किसी ने भी, बट पेपर 1 सबको देना ही पड़ता है। और जो पेपर 2 होता है आपका, वो होता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। जैसे मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ तो मैंने फिजिकल एजुकेशन से दिया, सो माई पेपर 2 विल बी फिजिकल एजुकेशन। अगर आप इंग्लिश में आपने एमए किया है तो आपका जो सब्जेक्ट हो जाएगा पेपर 2 में, दैट इज इंग्लिश, यानी कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और पेपर 1 जो होगा वो सबका जनरल रहता है, उसमें एक सिलेबस होता है जो कि सबको फॉलो करना होता है। सो ये तो हो गया इस एग्जाम का पूरा पैटर्न कि इसमें 2 एग्जाम होते हैं। अब बच्चों को ये डाउट होता है कि ये जो एग्जाम है, यानी कि जो पेपर 1 और पेपर 2 है, ये आपका एक साथ होता है, एक ही बार में होता है, या अलग अलग बार हमें ये देना पड़ता है। सो ये जो दोनों एग्जाम होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, ये आपका एक ही साथ होता है, एक ही दिन होता है और एक ही टाइम पे होता है। इन दोनों पेपर्स को सॉल्व करने के लिए आपको मिलते हैं पूरे 3 घंटे। और ऐसा कुछ नहीं है कि पहले आपको पेपर 1 सॉल्व करना है या फिर पहले आपको पेपर 2 सॉल्व करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके सामने कंप्यूटर पे पूरा पेपर दे दिया जाएगा, आप चाहो पहले पेपर 1 करो, पेपर 2 करो, दोनों को मिक्स करके करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट ये आपको एक साथ ही देना होता है। अब बात करते हैं इसके मोड ऑफ कंडक्ट की, यानी कि ये जो एग्जाम है, पिछली बार जून 2024 में ये पेन पेपर मोड पे हुआ था, बट दिसंबर 2024 में ये सीबीटी मोड पे हुआ था। तो अभी भी हाई चांसेस हैं कि ये जो एग्जाम है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि सीबीटी मोड पे होगा, कंप्यूटर पे आपका जो ये एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। अब आती है बात कि पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस हमें कहाँ से मिलेगा। सो जब आप यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, जो कि आपको यहाँ पे लिखी हुई दिख भी रही होगी, वहां से आप जाके इनका जो सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही जाके डाउनलोड करना। वहां पे आपको पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, दोनों के लिए आपको आपका सिलेबस मिल जाएगा। सो आई विल एडवाइज यू कहीं और डाउनलोड करने की जगह आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही जाके इस एग्जाम के सिलेबस को डाउनलोड करना।
अब आ जाती है इस एग्जाम की मार्किंग स्कीम। तो जो पेपर 1 होता है उसके अंदर होते हैं टोटल 50 क्वेश्चंस, और जो पेपर 2 होता है यानी कि जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होता है उसके अंदर आते हैं टोटल 100 क्वेश्चंस, यानी कि टोटल मिला के आपको 150 क्वेश्चंस करने होते हैं इन 3 आवर्स। आप पहले कोई सा भी एग्जाम का कर सकते हो, पेपर 1 का कर सकते हो, पेपर 2 का कर सकते हो, बट टोटल आपको 150 क्वेश्चन है वो 3 घंटे के अंदर सॉल्व करने होते हैं। इस एग्जाम के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और हर सही क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर दिए जाते हैं, यानी कि अगर मेरे 10 क्वेश्चन सही हुए तो मेरे 20 नंबर पक्के हो गए, एक क्वेश्चन है 2 नंबर का। अब यहाँ पे देखो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है कि अगर हम क्वेश्चन छोड़ के भी आ जाएंगे, हमें नहीं आता होगा तो भी हमें कुछ ना कुछ नंबर, या अगर वो क्वेश्चन ड्रॉप हो जाता है तो हमें मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, आपको सारे क्वेश्चन करने कंपलसरी होते हैं। कई बार क्या होता है जब इसकी आंसर की निकलती है तो कई क्वेश्चंस ना ह्यूमन एरर की वजह से, टेक्नोलॉजिकल एरर की वजह से वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं, यानी कि रद्द हो जाते हैं। तो अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा ना, चाहे गलत किया हो चाहे सही किया हो, तो आपको +2 मार्क्स मिल जाते हैं। बट अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा तो आपको वो जो मार्क्स हैं वो नहीं मिलते, आपको 0 मिलता है उसकी जगह, राइट। सो पेपर में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि करके सारे क्वेश्चन आने हैं, बीच में कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। तो मैं आपको बता रही थी कि जो हर क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आराम से आप तुक्के मार के आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके जो टोटल मार्क्स बन जाते हैं इसके अंदर वो हो जाते हैं 300 मार्क्स, पेपर 1 और पेपर 2 का मिला के। अब इसके हिसाब से बच्चों की कट ऑफ निकल और आपके किस कैटेगरी में मार्क्स आ रहे हैं उस हिसाब से जो आपकी रैंक है वो डिसाइड होती है कि आपको JRF मिलेगा, नेट मिलेगा या फिर एडमिशन ओनली टू PhD मिलेगा। अब ये तो हो गई मार्किंग स्कीम की बात कि आपको कितने मार्क्स का पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग एंड ऑल दैट स्टफ। अब आ जाते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत बच्चों को डाउट भी रहता है कि इस एग्जाम का मीडियम ऑफ क्वेश्चन क्या होता है, इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, कैसे ये होता है। तो जब आप फॉर्म फिल करते हो ना इस एग्जामिनेशन के लिए, तो आपसे वहाँ पे पूछा जाता है कि आपकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश रखनी है या हिंदी रखनी है। तो वहाँ पे आपके पास चॉइस होती है, आप कोई सी भी लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हो। बट जब आप एग्जाम देने जाते हो ना, तो वहाँ पे ना आपका जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में आप कर सकते हो। ऊपर एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप इंग्लिश और हिंदी चूज कर सकते हो। एक्सेप्ट जो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स है, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, पर्शियन हो गया। सो ये सारी जो लैंग्वेजेस है ना, इनका तो लैंग्वेज के बेसिस पे ही पेपर आता है। बट अगर मैं बाकी सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो वहाँ पे आप जब एग्जाम दे रहे होते हो तो वहाँ पे इंग्लिश और हिंदी का आपको एक बटन मिल जाता है ऊपर, आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो और उस क्वेश्चन को चेंज कर सकते हो फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा। सो बट आपको एप्लीकेशन फॉर्म में लिखना होता है कि आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज क्या है, तो वहाँ पे आप जरूर मेंशन करके आना। बट वो चेंज भी हो जाता है जब आप एग्जाम देने जाते हो, कंप्यूटर में आप चेंज कर सकते हो, वहाँ पे ऑप्शन होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एग्जाम कि ये एग्जाम कैसे होता है, कैसे कंडक्ट कराया जाता है, इसकी मार्किंग स्कीम क्या होती है एंड ऑल दैट स्टफ। और इसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है अपनी एलिजिबिलिटी का, क्योंकि कहीं पे भी अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी ना तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। जैसे ही इसके बारे में पता चलेगा वैसे ही आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छे से चेक करना, क्रॉस चेक करना और अपनी एलिजिबिलिटी के बेसिस पे ही ये एग्जाम जाके देकर आना। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट्स में पूछ सकते हो। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।